ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सबको बता दें कि भारत और नेपाल में पिछले दिनों सीमावर्ती इलाकों में लगातार टेंशन का माहौल हमने देखा। अब नेपाल ने भारत पर एक और बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल नेपाल सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब नेपाल जाने वाले वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से पहचान पत्र दिखाना होगा। नई व्यवस्था के तहत वाहन चालकों को QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन अस्थायी वाहन घोषणा प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद वाहन से संबंधित आवश्यक कागजात और बीमा शुल्क की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। ये भी बताया गया है कि इस नियम का असर रोजाना मिठा मोड़ बॉर्डर होकर नेपाल आने जाने वाले लोगों पर पड़ेगा। सीमा क्षेत्र के लोगों से अपील की गई है कि नेपाल जाने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज और पहचान पत्र साथ रखें ताकि जांच के दौरान किसी प्रकार की परेशानी ना हो। व्यवसायियों का मानना है कि इन कड़े नियमों के कारण यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। उनकी मुख्य मांग है कि पहचान पत्र की अनिवार्यता और भंसार की सख्त प्रक्रिया में रियायत दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि नेपाल सरकार के फैसले से सीमावर्ती व्यापार और पर्यटन प्रभावित हो रहा है। सर, टू द पॉइंट आपसे सवाल लेना चाहूंगी। आखिर ये बार बार नेपाल जो ये एक्शन पे एक्शन लिए जा रहा है, जिस पर पूरी तरीके से वो निर्भर है, यानी कि भारत पर पूरी तरीके से नेपाल जो है निर्भर है, और उसी के खिलाफ इस तरीके के एक्शन लेने का क्या मतलब है? सिर्फ एक मतलब है, बहुत कुछ ये मतलब नहीं है कि भारत के खिलाफ। मतलब सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं से जो नेपाल सरकार, नई सरकार जो बनी है, वो काम नहीं कर पा रही है, उसकी लोकप्रियता गिर रही है, उस पर सवाल उठ रहे हैं और वो समझ नहीं पा रही है कि हम उसको कैसे बचाए रखें। तो ये सस्ती लोकप्रियता, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब वो कर रही है ताकि लोगों का ध्यान जो है वो इन मुद्दों पे चला जाए। जो वादा करके आए थे, इतना जेनजी का जबरदस्त वहां पे आंदोलन हुआ था और पुरानी सरकार को एक तरह से उखाड़ फेंका था, अंतरिम सरकार बना करके, और वहां पे चुनाव करवाना पड़ा था और आम जनता ने इन पे भरोसा किया। लेकिन 2 महीने हो गए, उस भरोसे के हिसाब से कहीं कुछ करती नजर नहीं आ रही है। यहाँ तक कि इसके 2 मंत्री जो थे वो उनको खुद इस्तीफा देना पड़ गया क्योंकि उनको ऊपर आरोप लग गए। जैसे पहले के सरकारों पे जेनजी आंदोलन जिन आरोपों को लेके हुआ था, वही आरोप लग गए तो इस्तीफा देना पड़ गया। अब चूंकि कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लोगों की नाराजगी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, तो एक सस्ती लोकप्रियता के लोगों का ध्यान भटका दो। तो आपने देखा कि भाई जो भी सामान खरीद के ला रहा है उस पे कस्टम ड्यूटी दो 100 रुपए से ज्यादा। उस पे जब हंगामा ज्यादा हुआ, कहे कि नहीं हम रेगुलेट करना चाहते हैं, और वो नेपाल की तरफ भी बहुत ज्यादा विरोध होने लग गया, तो उस पे शांत हो गए, कुछ नहीं किया। फिर जब लगा कि वो नहीं हो रहा है और लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, कहीं जिनजी हमारे खिलाफ बाकी लोग आंदोलन होने लगे, तो वो फिर लिपू लेक का मुद्दा ले आए कि भाई लिपू लेक है, उस पे हम बातचीत करेंगे लोगों का, कि वहां इस पे चर्चा शुरू हो गई। अब लिपू लेक वाला मुद्दा भी बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो कुछ ना कुछ इस ढंग की चीजें ला रहे हैं जो ये लोगों का जो मूल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटके। सर, मुझे तो जी सर, मेरा सवाल ये था कि क्या यूनुस की राह पर जो है बालेन शाह अब चलने लगे हैं, क्योंकि लगातार जो है वो भारत के खिलाफ इस तरीके के एक्शन ले रहे हैं। पहला सवाल तो ये सर कि क्या यूनुस की राह पर वो चल पड़े, और दूसरा सवाल ये है कि क्या सर इन तरीके के एक्शन पर भारत को भी रिएक्शन दिखाना चाहिए, दिखाने की जरूरत आ पड़ी है? देखिए, जो हमारे जितने पड़ोसी मुल्क है ना, जो सस्ती लोकप्रियता उनको चाहिए होती है, तो भारत के खिलाफ रुख अपना लेते हैं। ये अलग बात है कि वो चल नहीं पाता है। चाहे मालदीव के राष्ट्रपति आप ले लो, तो वहां भी एक भारत विरोधी रुख पर रहता था, उसी के हिसाब से आए और लगा कि चीन की तरफ से हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, और जब जीत गए तो फिर भारत के साथ आ गए। ये एक सस्ती लोकप्रियता का है। यूनुस का जो है वो वही सस्ती लोकप्रियता का था कि उनको लग रहा था कि भारत विरोधी रुख के कारण हम जो है लोकप्रिय रहेंगे, और कहीं ना कहीं से उसका फायदा जो है
वो जमाते इस्लामी को जो बैन हटाया था उसको मिलेगा, और वहां सरकार बनाने की भी सोच रहे थे कि 2-4 पार्टियों का बने तो हो सकता है कि वो लंबा खींचे भी और रहें भी जी। लेकिन जनता ने वहां भी नकार दिया। जमाते इस्लामी चूंकि आवामी लीग नहीं लड़ रही थी तो भले वो 67-70 सीटें जीत ली हो, लेकिन वहां जिस ढंग से बीएनपी को समर्थन मिला, जिस ढंग से वहां सब मतलब लोगों ने उसको चाहा, तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। और आप देखो कि अभी जो बांग्लादेश की सरकार है इतनी बहुमत जीत के आई है, वो समझती है तो जो कुछ भी उसने किया था उसको ठीक करने में लगी जी। और उसको सुधार करके भारत से रिश्ते कैसे बेहतर हो, पानी का समझौता कैसे हो, बांग्लादेश के लोगों के साथ साथ कहा बांग्लादेश के लोगों के हित में हम काम करेंगे। और हित जो है वो भारत से लड़ाई का नहीं है। अभी घुसपैठ का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आसाम में भी चुनाव हुए, चुनाव में आप पॉलिटिकल जानते हो कि राजनीति में कैसे बड़ा मुद्दा बनता है, चुनावी भाषण होता है जी। एक बार सिर्फ एनवॉय को बुला करके, भारतीय राजनीतिक है उनको बुला करके, और घुसपैठ को जिस ढंग से कहे हेमंत बिस्वा शर्मा ने, मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि हम रात के अंधेरे में बांग्लादेश में छोड़ देते हैं, उस पे आपत्ति जताई थी वो। उसके अलावा आप देखें कि पूरा पश्चिम बंगाल का चुनाव, आसाम का चुनाव, बांग्लादेश घुसपैठ या बड़ा मुद्दा है। फेंसिंग की बात हो रही है कि भाई 45 दिन के अंदर जो है वो नए मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ने कह दिया कि हम जमीन दे देंगे, उसके बाद 400 किलोमीटर में फेंसिंग हो जाएगी। कहीं उस ढंग से प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। यहाँ तो कोई झगड़ा भी नहीं है, नेपाल के साथ तो कोई झगड़ा ही नहीं है। उनको बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा था कि हम साथ में काम करेंगे, नेपाल के विकास के काम करेंगे। और भारत के अलावा अगर वो ये सोच रहे हो कि चीन से हमें सहायता मिल जाएगी, कहीं और से मिल जाएगी, भारत और नेपाल के जो है रिश्ते वो चाइना पूरी नहीं कर सकता उसकी। सर एक आखिरी सवाल आपसे इस पर लेना चाहूंगी, इस मुद्दे पर, कि जिस तरीके से बालेन शाह ये जो फैसले ले रहे हैं, आपने बताया भी अभी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनको बधाई दी थी, उसके बावजूद भी इस तरीके से बालेन शाह के सरकार का फैसला लेना, भारत के खिलाफ, भारत विरोधी फैसले लेने का क्या मायने हैं? और दूसरा सवाल ये है सर कि क्या बालेन शाह जो हैं अपने लिए खुद ही एक गड्ढा खोद रहे हैं भारत के खिलाफ वो फैसले लेकर? नहीं, वो नाकाम हो रहे हैं जी। 35 साल के हैं, जेनजी आंदोलन के बाद वो सरकार गिरी और लोगों ने भरोसा किया कि एक नया युवा खून है, ये है। लेकिन वो रैपर थे, वो रील बनाते थे। अब उनको सरकार चलाने की बात आ गई तो अनुभव नहीं है, उनको सीखना चाहिए, भारत से मदद लेनी चाहिए। वो तैयार है, प्रधानमंत्री से मिलते, चीजों को करते तो होता। उनको सरकार चलाना नहीं आ रहा है जी। इसीलिए ऐसे फैसले वो ले रहे हैं ताकि जनता का ध्यान भटके, लोग जो है वो इन मुद्दों में फंसे रहें। और असली मुद्दे जिसके लिए नेपाल का विकास, नेपाल के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, वहां के लोगों की जो दूरियां हैं, वो मुश्किलें हैं, वो कैसे कम हो, वहां पे आर्थिक विकास कैसे हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, पुल है, वो कैसे बने, इन तमाम चीजों पे मैंने कोई बात देखी ही नहीं जी। उसमें कोई फैसला सामने आया नहीं जी। जो चीजें आ रही हैं उनमें अगर भारत की सहायता मांगते कि इसमें हमारी मदद करो, भारत नहीं करता तो कोई बात होती कि भाई वह भारत से नाराज है। नाराज तो कोई वजह ही नहीं है, और ऐसे इशू उठा रहे हैं जो इशू है ही नहीं जी। भारत और नेपाल की सीमा जो है वो ओपन है। अगर उसको आप बंद कर देंगे तो भारत से ज्यादा मुश्किल नेपाल के लोगों को हो जाएगी। जी।